सिटी बजाओ .com में आप सभी का स्वागत है और आज हम हमारे खास मेहमान कुनकुरी विधानसभा से विधायक यूडी मिंज आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं और इनसे हम कुनकुरी विधानसभा को लेकर इनके जो सपने हैं और ये अभी 100 दिन अभी पूरे हो गए हैं कांग्रेस सरकार के। तो इन 100 दिनों में इन्होंने व्यक्तिगत कुनकुरी विधानसभा के लोगों के लिए, कुनकुरी विधानसभा के जो तबके हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे महिलाएं हों, उनके लिए उन्होंने क्या पहल की है, इन सभी बातों पे जो जो समस्याएं यहाँ की, इन सभी बातों पे इनसे हम बात करेंगे, इनके राय जानेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं कुनकुरी विधायक यूडी मिंज। सर, सिटी बजाओ .com में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमारे पास कुछ सवाल जनता की ओर से आए हुए हैं जिनके बारे में जनता जानना चाहते हैं कि आप उनका क्या जवाब देंगे, किस तरह से समाधान चाहेंगे। तो जो पहला सवाल हमारे पास आया है कि अब चूंकि 5 महीना बीतने को जा रहा है, तो आपने कुनकुरी विधानसभा में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य किए हैं, उपलब्धि क्या है, या फिर 5 साल तक हमें इंतजार ही करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने पहल चालू कर दी है। 2-3 काम में हम लोग फोकस कर रहे हैं खास करके। एक तो कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे जो नहर सिंचाई के जो संसाधन थे लगभग रिवर्स गियर में चले गए थे भाजपा के कार्यकाल में। जहां 10 किलोमीटर नहर में पानी आता था वो 5-4 तक में सिमट गया था, जर्जर स्थिति में आ गई थी। उसको हम लगातार उस पर साफ़ सफाई करवाने में और उस अपडेट हो जाए उसमें लगे हुए हैं। एक बड़ी सिंचाई परियोजना पे काम चल रहा है अभी, जिसमें 55,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है। जो प्रदेश में 3 बड़ी योजनाएं हैं, उसमें 2 अब हमारे जशपुर जिले में, एक कुनकुरी विधानसभा में, एक पत्थलगांव विधानसभा में। जो पत्थलगांव विधानसभा का है वो 25,000 हेक्टेयर सिंचित रकबा आएगा उसमें। तो इस पर अभी सर्वे वगैरह हो गया है, फाइनल उसमें डीपीआर सब बनने का है। तो पूरा फोकस हम लोग उस पर कर रखे हैं और लगातार जैसे हमारी जो एक नरवा गरवा गुरवा और बाड़ी का जो एक संकल्प है हमारे कांग्रेस शासन का, राज शासन का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो एक सपना है कि आर्थिक रूप से किसान गांव घर में मजबूत हों। बहुत से समय बात आती थी कि एक फसल हम लेते थे, उसके बाद 8 महीने का जो कार्यकाल होता था वो लगभग खेत या हमारी ज़मीनें खाली रहती थी। तो ये जो परिकल्पना है, ये साल भर हमारे किसान कुछ ना कुछ उसमें लगाएंगे, उनसे जो उपज होगी उसको वे बाज़ार में बेच सकते हैं। जाहिर तौर पे एक बहुत अच्छी सोच है, पहल है। तो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं जो कुनकुरी विधानसभा में अपने स्तर से मैंने जो सोचा था, मेरा एक सपना था कि यहाँ 10,000 एकड़ में हम खेती करवाएं और नियमित रोजगार से लोगों को जोड़ें। लगभग मेरी एक सोच है कि 10,000 लोगों को हम नियमित रोजगार से जोड़ पाएँ यहाँ, खेती के माध्यम से, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से। और विगत वर्षों से लोगों की सोच थी कि जशपुर जिला एक बहुत खूबसूरत जिला है, पर्यटन की भरपूर संभावना है, इसको हम छोटा शिमला भी कहते आए हैं। इसमें हम लगातार अभी काम कर रहे हैं। यहाँ बर्ड सेंचुरी हम बना सकते हैं, जिस पे पहल चालू हो गई है। स्नेक पार्क सुनते सुनते आ रहे थे, 25 से ऊपर स्पीशीज़ हमारे यहाँ है सांपों के, जिस पे उनके विकास की पहल की बात होगी। लेकिन ये किसान बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे खाद बीज की समस्या बनी रहती है। यहाँ स्टाफ डैम और सड़क के लिए किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण कर ली जाती है, मुआवजा नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2008 में एक धोतीमारा डैम और चापा झरिया जो दुलदुला ब्लॉक में है, उसमें काम चालू हुआ था, वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। लापरवाही शासन की भी थी, भाजपा शासन के कार्यकाल में ऐसे हुआ था। उस वक्त धोतीमारा का जो काम था उसमें 32 किसानों की ज़मीनें उसमें आई थी। ठीक बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद उन 32 किसानों को मुआवजा वहाँ दिया गया है।
जो चापा झरिया का प्रोजेक्ट का काम है, वहाँ पर अभी लोगों को मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल जाए। और जो आप खाद बीज की बात करें, जाहिर तौर पे अभी हम लोग लगातार विधानसभा में रहे, प्रयास हमारा ये है कि जल्द से जल्द खाद बीज वगैरह, अच्छे खाद बीज समय पे उपलब्ध हो किसानों को, ये हम लोग का प्रयास है और रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उपलब्धि, कोई ऐसी कोई आपकी पहल जो लोगों को ज़्यादा फायदेमंद? हाँ, स्वास्थ्य के लिए ज़रूर जसपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ का जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ के नाम से आया हुआ था, उसको भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी उसको अपने क्षेत्र ले गए थे, राजनांदगांव ले गए थे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा जिला वाकई बहुत पिछड़ा हुआ था। विशेषज्ञ कुछ डिपार्टमेंट्स के हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट के थे, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो नहीं थे। अभी पैथोलॉजी में एक डॉक्टर आ गए हैं। अभी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर और रेडियोलॉजी के डॉक्टर आ जाएं यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा काम सुचारू हो जाएगा। ये तो आपने जिला अस्पताल की बात कह दी साहब। ये हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फरसाबहार, कुनकुरी, दुलदुला, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उचित नहीं हैं। हाँ, कुछ हद तक कमियां तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब लगातार जैसे हमारे टी एस बाबा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बहुत सजग हैं इस मामले में। सीधे जैसे शासन में आए हैं, उसके बाद 12 डॉक्टर्स यहाँ भेजे गए थे, जो लगभग सब ज्वाइन कर चुके हैं, एक आध दो कर रह गया है। तो धीरे धीरे हम उस पर बढ़ाते जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी रही है हमारे यहाँ। मेडिकल कॉलेजेस जरूर खुल गए हैं, लेकिन बड़ी विडंबना थी कि भाजपा की सरकार थी, वो क्वांटिटी पे काम की थी, क्वालिटी पे कभी उन्होंने काम नहीं किया। विशेषज्ञों, चिकित्सकों की कमी हमारे यहाँ इसलिए भी रही प्रदेश में, क्योंकि एक ही मेडिकल कॉलेज था जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के क्लासेस थे। बिलासपुर में 5 सीट थे पोस्ट ग्रेजुएट के, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे, और उसमें भी 5 में भी खाली लगातार एक ही हो। 10 मेडिकल कॉलेजेस की बात जरूर इन लोग करते हैं, लेकिन वो रिकग्नाइज कभी नहीं रहे। ये तो रमन सरकार पर सवाल उठता है। स्कूलें खोल दिए, शिक्षक नहीं है, आंगनबाड़ी खोल दिए, सहायिका का पता नहीं है, बच्चे नहीं हैं। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले थी, इसीलिए सरकार पलट दी गई। आपसे बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपकी सरकार से बहुत भरोसा है। एक आपका जो क्षेत्र है, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो एलिफेंट कॉरिडोर की बात लंबे समय से हो रही है यहाँ पे, और ये एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। यहाँ पे हाथी और मानव का द्वंद इतना ज़्यादा है कि कभी भी किसी भी जो जंगल में जाते हैं उनकी मौत हो जाती है हाथी के कुचलने से, मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। तो इन सब का स्थायी समाधान आप क्या सोचते हैं? स्थायी समाधान के लिए तो हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और जहाँ तक हाथी कॉरिडोर की बात थी, वहाँ उस भाजपा शासनकाल में बातों बातों में ही थी, लेकिन अभी प्रगति आगे बढ़ी है। सजग अधिकारियों को भी यहाँ पे पदस्थापना की जा रही है, और उस मामले में हम लोग ज़्यादा सजग हैं कि वो काम हाथी और जो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट, जो आप वर्ड यूज़ किए, वाकई सही है, वो है था, लेकिन अब ग्रेजुअली इसमें कमी आते जा रही है। हाथी जो हमारे यहाँ घुसते थे, वो उड़ीसा के ओर से घुसते थे, उसमें हम लोग रोक लगाने के प्रयास कर रहे हैं। 2-3 जगह बाड़ लगाए गए हैं, और टेक्निकली उनको प्रयास किया जा रहा है। अभी जो रेंजर भी हमारे तपकरा रेंज में पदस्थ किए गए हैं, वो उसी पे काम किए हुए हैं। तो सफलता है, नए ब्लड है, नया रेंजर है, यूथ है, उस पर प्रगति कर रहे हैं हम। और नॉर्मली हमने विशेष करके फॉरेस्ट के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फॉरेस्ट का घनत्व बढ़ाइए, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो खाली हो जाता था, हाथी गांव की ओर चले आते थे। तो अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आ रही है। पिछले तो लोगों से टॉर्च तक देने के नाम से साइन करवा के ले जाते थे, उनको टॉर्च तक नहीं दिया जाता था। कल ही हम लवाकेरे एरिया में थे, जो हाथी का एंट्री रीजन है, लाइट्स को जगह जगह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मार्फत लाइट लगभग गांव-गांव तक पहुंच जा रहा है, आखिरी अंतिम घर तक पहुंच जा रहा है। तो जहां जहां नॉर्मली राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना या दीनदयाल योजना? ओरिजिनली तो ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, जिसे भाजपा ने खाली नाम का परिवर्तन किया था। वैसे भी 24 ऐसी योजनाएं थी हमारे कांग्रेस शासन की, मनमोहन जी की के कार्यकाल की, सोनिया जी के कार्यकाल की। तो उसमें खाली इन्होंने 24 ऐसी योजना जिनका नाम इन्होंने बदला था, काम तो कुछ नहीं किया।
पिछले 5 साल में केंद्र शासन ने एक भी जन कल्याणकारी योजना चालू नहीं की है। ये एक सवाल एक यहाँ पे आता है, पर्यटन को लेकर आप काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी आप सोच रहे हैं, तो क्या पहल किया है आपने? और सीएम साहब से भी इस मामले को लेकर कुछ चर्चा की, ऐसे हम सुन रहे थे। तो एक जनता का सवाल है कि पर्यटन को लेकर जनता को रोजगार आप मुहैया करा पाएंगे या फिर केवल एक ये ढकोसला ही साबित होगा? नहीं, पर्यटन को लेकर बहुत संभावना है हमारे, जैसे हमने पहले भी बात बोली मैंने। एक छोटा शिमला है, ये बहुत खूबसूरत क्षेत्र है हमारा, और ज़्यादातर जो पर्यटन क्षेत्र है हमारे वो जंगलों में है, एकदम नेचुरल है, उसका एक्सप्लोर नहीं हुआ है। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत संभावना है, मतलब हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग। आपने कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हमने बहुत अच्छा संयोग भी था कि बहुत अच्छे एक्सपर्ट हमें मिल गए थे जो इंडिया का फर्स्ट स्काई डाइवर रहे हैं, और उस पे लगातार काम हम कर रहे हैं। स्नेक पार्क डेवलप करने का है हमें, बर्ड सेंचुरी डेवलप करने का। फरसाबहार रीजन में एक बहुत अच्छा जंगल है जहाँ स्पॉटेड डियर हैं, वाइल्ड बोर है, शाही है, तो उसको, और हाथी भी है, वाटर बॉडी है अंदर, तो बहुत संभावना है। और रोजगार से इस तरीके से भी जोड़ेंगे कि जब एक ये टूरिस्ट हब बन जाएगा, अट्रैक्शन के तौर पे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसकी वजह से लोग और आने चालू करेंगे अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे यहाँ पर। तो आप जंगल, पहाड़ और नदियों से संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में बादलखोल अभ्यारण्य है और आपके रेगुलर जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे लकड़ियाँ रोज कट रही हैं, तस्करों के निशाने पे है। आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, शराब बनाने में उसका यूज हो रहा है। ये सब बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, सिफर है पूरा। क्या करेंगे आप, कैसे बचाएंगे पेड़? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो अभयारण्य है उसमें बहुत तेज़ी से सागौन के जो बहुत अच्छे जंगल थे वो उसको चोरी किया गया। और मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो फॉरेस्ट का अमला था उन्हीं के संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि 25 जनवरी को हमारे जो कार्यकर्ताओं ने बड़ा जखीरा लकड़ी का पकड़ा था। बिना संरक्षण के, अधिकारियों का संरक्षण कोई चीज़ हो नहीं सकता है। उस पर हम लगातार प्रेशर बना के रखे हुए हैं, और इसीलिए जब जैसा हमने शुरू में कहा ना कि फॉरेस्ट का डेंसिटी बढ़ाने पे हम इनको कंसंट्रेट करने बोले हैं, तो एक अच्छी टीम धीरे धीरे आती जाएगी, अच्छे अधिकारी आएंगे। हम लगातार इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि लोगों को जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटकों को हम सम्मिलित करें इन सब चीज़ों में, ताकि पेड़ कम से कम कटे, पेड़ का उपयोग कम हो। अब जैसे राहुल जी ने जो घोषणा की 6,000 रुपये महीना का मिनिमम इनकम गारंटी वाली, उससे भी हमको मदद मिलेगी कि हम जो लोग लकड़ियों के सहारे अपना भोजन पकाते हैं वो गैस पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर 6,000 रुपये मिलता तो 1,000 रुपये महीने के गैस के लिए किया जा सकता है। ये एक शराबबंदी एक बड़ा सब्जेक्ट रहा और कांग्रेस के लिए तो ये वरदान साबित रहा। शराबबंदी की घोषणा कर दो और वोट ले लो। आधी आबादी की आपने वोट भी ले ली, सहानुभूति ले ली, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं की है। तो क्या आप महिलाओं से माफ़ी मांगेंगे? नहीं, शराबबंदी स्टेज वाइज करना चालू की है। दुकानें कम कर दी गई हैं, स्टॉक्स भी कम करते जा रहे हैं ग्रेजुअली, ताकि वो जो एक एडिक्शन है उससे दूर होते चले जाएं। मेडिकली भी लोगों को दिक्कतें ना हो, हम एक बड़ा समुदाय को एक मेडिसिन की ओर ना जाना पड़े, धीरे धीरे ग्रेजुअली बंद करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो उस पर काम चल रहा है। उसको एकदम जो पूर्ण शराबबंदी की बात किया गया था उस पर ग्रेजुअली एक स्टेप वाइज कदम बढ़ाया जा रहा है, वो कम हो रहा है। एक बिजली बिल हाफ भी आपकी घोषणा में रहा। बिजली बिल हाफ करने की बात हुई, लेकिन यहाँ तो बिजली हाफ हो जा रहे हैं लोग, गर्मी से परेशान हैं, लाइट चली जा रही है, नहाना धोना मुश्किल हो गया है। तो कैसे होगा ये? कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा लोकसभा में सबका? नहीं, वैसा नुकसान की बात नहीं है, लोग भी समझते हैं। हाँ, एक बड़ी चीज़ है जो बिजली आना जाना हो रहा है वो एक्चुअली मेंटेनेंस फॉल्ट से हो रहा है। जो ठेकेदारी पद्धति और कुछ दीगर चीज़ें भाजपा के कार्यकाल में चालू की गई थी, जिसे एकदम घटिया स्तर की चीज़ों को लगाया जाता था। मेन खास करके जो इंसुलेटर्स होते थे, पहले जो इंसुलेटर्स यूज़ किए जाते थे वो टूटते भी थे तो भी वो यूज़ में आ जाते थे, लेकिन अभी का जो इंसुलेटर्स जो चाइनीज़ सामान सब आ रहा है, वैसे जो इंसुलेटर्स हैं एक बार में बस्ट हो जाता है, तो उससे क्या तार टूट जाती है। तार टूट गया मतलब पूरा फॉल्ट हो गया। तो बड़े बड़े एरियाज में इनके डीओज वगैरह नहीं थे, तो उसका सेक्शंस को काट काट कर छोटा करने का निर्देश किए हैं। तो बिजली जाएगी भी तो कुछ
हद एक एरिया में जाएगी, बहुत लंबे एरिया में नहीं जाएगी। तो उस स्तर से प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकली उसको हम और साउंड करें, मेंटेनेंस कैसे इजी हो, उस पे फोकस किया गया है। अभी अधिकारी भी अच्छे आ गए हैं उसमें, जो बातों को समझते हैं। अभी लगातार जैसे जहाँ ट्रांसफार्मर्स खराब हो रहे हैं, एक दिन 2 दिन में सब सुधर जा रहे हैं, तो पहले महीनों उसमें पड़े रहते थे। अभी पता चला, आज सुबह ही सुबह मिले थे, साल भर पहले वहाँ पोल्स गड़ गए हैं, लेकिन अभी तक लाइन नहीं किए। ठेकेदार ग्रामीणों से पैसे लेके चला गया, जबकि ऐसी जरूरत नहीं थी। तो इस टाइप की बहुत सी भर्राशाही रही है पहले, जिसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम। अभी भी जैसे बीच में कुछ लोगों ने शिकायत किया था आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता लोग कि उनका जो टी है उससे 20% ले लिया जाता है, तुरंत उस पर हमने रोक लगाने के लिए पहल की है। परसेंट से याद आया कि चौथी बार सरकार बनाने की सोच रहे थे रमन सिंह जी, और उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि कमीशन मत लेना भाई, नहीं तो सरकार ने बनाने से चूक जाएंगे, और हुआ वही। तो आप लोग परसेंट बिल्कुल नहीं लेंगे या कुछ परसेंट लेंगे? भाई अभी तक आपने ध्यान दिया होगा कि इस ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं रहता है परसेंटेज क्या है। हमें मूल रूप से गुणवत्ता पे हम कंसंट्रेट किए हुए हैं, और अगर हम परसेंटेज और कमीशन खोरी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा काम है रोकने का, अगर हम ही उसको करेंगे तो भाई लोग तो उस पर आगे बढ़ेंगे। जो हम पहले भी बोलते आए हैं कि हमारा मुख्य काम, हमें जिस चीज़ के लिए लोगों ने चुना है, जिस चीज़ के लिए कांग्रेस को पसंद किया गया है, मिलाया गया, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस पर स्टिक टू रहें। बहुत से और तरीके हैं इन सब चीज़ को रोक लगाने के लिए। होता क्या है कि जब तक ऊपर से चीज़ें सही नहीं हो तो नीचे से चीज़ों को ठीक नहीं की जा सकती। तो हमें ही अपने चीज़ को, जब तक हम सही रहेंगे तभी हम दूसरों को सही गाइडलाइन कर पाएंगे। आप काफ़ी जागरूक हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, एक सोच है, तो जनता आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है, लेकिन फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन उठाते हैं। अब ये शायद कभी कभी ऐसा हो जाता होगा कि कहीं मीटिंग में, अभी जैसे हम आप लोगों के साथ बैठे हैं चर्चा में, अगर कोई फ़ोन आता है तो नॉर्मली हम उसे साइलेंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा होता है बहुत बार। अभी जैसे लगातार दौरे में हैं तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मीटिंग्स में है, मीटिंग में फ़ोन डिस्टर्ब करता है नॉर्मली, तब उसको ऐसा कर दे रहे हैं कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके पास फ़ोन रहता है, उन लोग उसका जवाब दे देते हैं। कभी कभी हो जाता है, उसको अन्यथा ना लेते हुए अगर उसको सकारात्मक सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हम जहाँ मिस कॉल रहते हैं, कॉल्स रहते हैं, कॉल बैक ज़रूर करता हूँ मैं। नेटवर्क की भी बहुत बड़ी समस्या है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो कभी कभी नेटवर्क बिजी हो जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये थे हमारे साथ कुनकुरी के विधायक यूडी विज, और इनसे हमने जनता से जो हमारे पास जो सवाल आए थे, उस सवाल का जवाब भी इन्होंने बखूबी दिया, और कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब के खिलाफ ये ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, ऐसा इन्होंने भरोसा दिया है जनता को। और फ़ोन उठाने वाली बात पे भी बहुत सफाई से इन्होंने अपनी बात कही। तो निश्चित तौर पे कुनकुरी विधायक से लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार से उम्मीदें हैं, तो देखना होगा आने वाले समय में कि उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं। सिटीबजार.com के लिए संतोष चौधरी।